वेलकम, आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव। हर शाम को 4 बजे मैं ये आधे घंटे का सेशन लेकर आती हूं जिसमें हम केवल बात करते हैं कि आपके लिए कैसे निवेश के अच्छे ऑप्शन लेकर आए, आपको टैक्स बचाने का सही रास्ता हम दिखा पाएं, और अगर आप म्यूचुअल फंड जैसे निवेश करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को कैसे और बेहतर बना सकें। सोमवार को हम बात करते हैं टैक्स की, यानी इनकम टैक्स की। वैसे इनकम टैक्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस दो बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं जिनका वास्ता हर टैक्स पेयर्स के साथ होता ही होता है। सुनने में दोनों एक जैसे भी लग सकते हैं, लेकिन असल में इनकम टैक्स और टीडीएस के बीच काफ़ी अंतर है। एज ए टैक्स पेयर आपको इसका पता होना चाहिए, क्योंकि टैक्स के तौर पर आप जो पैसा भरते हैं उसका इस्तेमाल सरकार देश के विकास में करती है। तो टीडीएस और इनकम टैक्स की उलझन को दूर करते हैं, इन दोनों को एक एक करके समझते हैं, इन दोनों के डिफरेंसेस को समझते हैं और आपको कब क्या भरना होता है और कैसे आपके सोर्स से टैक्स डिडक्ट होता है, यानी टीडीएस कब कब आपका कटता है। इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पीएस लॉ ग्रुप के पार्टनर और टैक्स लॉयर जसपाल सिंह सेठी जी। थैंक यू सो मच मिस्टर सेठी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। और अगर आप जसपाल जी से सवाल पूछना चाहते हैं, जो कि कई लोग हमें लिखना भी शुरू कर चुके हैं, तो प्लीज़ मैं आपको एक बार फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर भी बता देती हूँ। लेकिन अभी क्योंकि हम लाइव हैं तो आप यूट्यूब पर जैसे पूछेंगे हम वैसे ही जसपाल सर के सामने वो सवाल रखेंगे। लेकिन हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311211874। साथ में आप ईमेल अगर करना चाहते हैं डिटेल्ड क्वेश्चन तो money9query@tv9.com पर कीजिए। और जैसा मैंने बताया यूट्यूब के चैट बॉक्स पर यानी कमेंट बॉक्स में आप सवाल लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास अमित सिंह का सवाल आया है, ईश्वर भटोतिया जी का सवाल आया है और शफीक अंसारी जी को हमारे शो अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच शफीक अपने इस फीडबैक के लिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के शो की। जसपाल सिंह सेठी मेरे साथ बने हुए हैं। सर, ये सबसे पहले बेसिक से मैं शुरू करूंगी। इनकम टैक्स ये क्या होता है, कब और किसे देना होता है? नमस्कार प्रियंका जी, थैंक यू इंट्रोडक्शन के लिए। मैं सीधा सवाल पे जाता हूँ। देखिए, जैसे आपने बोला कि इनकम टैक्स क्या है, तो इनकम टैक्स बाय इट्स ओन वर्ड इनकम के ऊपर एक टैक्स लगता है। तो कोई भी जो हम सारे सालन के बीच में कोई इनकम जनरेट करते हैं, चाहे वो सैलरी के माध्यम से हो, चाहे वो बिजनेस के माध्यम से हो, चाहे हम कोई कंपनी रन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेती है जिसका नाम होता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स हर एक को देना होता है, चाहे जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल है, बिजनेसेस हैं, कोई कंपनी रन कर रहा है। अब बाकी एंटिटीज में जाएं तो पार्टनरशिप्स हैं, सबको टैक्स देना होता है। अलग अलग तरह के जो ये डाइवर्जन हैं, चाहे इंडिविजुअल्स हैं चाहे बिजनेसेस हैं, इनके लिए अलग अलग स्लैब्स ऑफ टैक्सेस होती हैं। जैसे कि इंडिविजुअल्स के देखा जाए तो 5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। इसी तरह से अब न्यू टैक्स रिजीम आ रही है तो उसके अंदर कुछ और एडवांटेजेस दिए गए हैं। बिजनेसेस की बात करें तो उसके ऊपर हमें शुरू से जितनी भी इनकम हम अर्न करते हैं उसका टैक्स देना होता है। तो इनकम टैक्स एक बड़ी जनरल टर्म है, बहुत जनरल पब्लिक के मतलब एक प्रोस्पेक्टिव है इसका कि इनकम जो भी हम इनकम अर्न करेंगे उसके ऊपर हमें टैक्स देना है सरकार। राइट तो इनकम पर जो टैक्स लगता है वो है इनकम टैक्स। आप कमाई कर रहे हैं तो आपकी उस कमाई पर जो टैक्स आप देते हैं वो है इनकम टैक्स। लेकिन जसपाल सर, एक और टैक्स जो हम देते नहीं है वो हमारे ऑटोमेटिकली ही डिडक्ट हो जाता है हमारे सोर्स पर, यानी कि मैं बात कर रही हूँ टीडीएस की। जरा से टीडीएस के बारे में समझाइए, क्योंकि हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, फिर कुछ ऐसे ये टैक्स हमारे जो भी इनकम के सोर्सेज हैं उसमें डायरेक्टली क्यों कट रहा है? ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का क्या मकसद था और होता क्या है ये जैसे आपने बोला कि टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हमने बात करी कि इनकम के ऊपर हमें टैक्स देना है। अब ये जो टैक्स होता है ये सरकार की इनकम होती है देश चलाने के लिए। अब अगर हमें पता हो तो जो हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं वो फाइल करते हैं अगले साल में। मान लीजिए हमने अप्रैल से लेके मार्च तक, जैसे अभी फरवरी चल रहा है, तो हम मार्च 2024 तक जो इनकम अर्न करेंगे उसको हम टैक्स पे करेंगे उसका असेसमेंट ईयर 24-25 में। तो हम जुलाई के अंदर या सितंबर के अंदर उसकी रिटर्न्स फाइल करते हैं पिछले साल की टैक्स।
अब हमने जो इनकम अर्न की उसका हम टैक्स देंगे अगले साल में, तो वो जो इनकम हम, जैसे कि मैंने बोला था कि ये सरकार की इनकम है। अब सर आपने इनकम अर्न करी एक साल में और सरकार को उसका टैक्स मिले अगले साल में, ये थोड़ी सी इस दुविधा को दूर करने के लिए टीडीएस का प्रावधान लाया गया था, विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, जिसे कहते हैं पे एज यू अर्न। हम्म। तो जहां पे आपने इनकम अर्न करी है वहीं पे उसका टैक्स लगना। तो जो इसका मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां पे आपने इनकम अर्न करी है उसी जगह पे उसका टैक्स कट जाए, उसी टाइम पे उसका टैक्स कट जाए और सरकार को मिल जाए, जिससे कि सरकार को अपनी आगे बजट एलोकेशन के अंदर आसानी होती। तो ओके, और टीडीएस का अगर ये मतलब है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या होता देखिए है? देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है। जो हमारा टीडीएस काटा जाता है हम्म। ये हमारी इनकम टैक्स से अलग नहीं होता। ये हमारे इनकम टैक्स का कुछ हिस्सा, जो हमारा ओके। टोटल हमने साल का टैक्स देना है उसी का कुछ हिस्सा हमसे पहले ही ले लिया जाता है जहां पे हमने इनकम अर्न करी। तो ये कहने में अलग है, पर ये उसी टैक्स का हिस्सा है जो हम टोटल हमारा साल का देना बनता है। ओके, सो टीडीएस कुछ अलग नहीं है, वही टैक्स का हिस्सा जो हमें देना होता है। इज जस्ट द डिफरेंस ये होता है कि आपको सोर्स पर ही, आप जहां से वो उस इनकम को अर्न कर रहे होंगे वहीं पर आपका ये डिडक्ट हो जाता है टीडीएस। अब मैं आगे पूछने वाली हूँ जसपाल सर से कि कहाँ कहाँ जो है इस टीडीएस को का डिडक्शन होता है, लेकिन उससे पहले जसपाल सर कुछ लाइव क्वेश्चन जो टैक्स से जुड़े हमारे पास आ रहे हैं उनको ले लेते हैं, क्योंकि लोग एकदम शुरुआत से जुड़ गए हैं। अब मैं चाहती हूँ हम उनका सवाल जो है अच्छे से उनको जवाब दे सकें। जैसे कि अमित सिंह जी का सवाल मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। अमित सिंह जी ने बताया कि इनका जो घर है वो इनकी वाइफ के नाम पर है, और इनकी वाइफ जो है उसमें एप्लीकेंट है, और उस घर के लिए ये खुद अमित जी जो है को एप्लीकेंट है। तो क्या दोनों ही टैक्स छूट का फायदा ले पाएंगे? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर दोनों ही छूट ले पाएंगे? और इसका जवाब हाँ है या ना? अगर है हाँ कहेंगे तो कैसे लेंगे? क्या वाइफ और हस्बैंड, सो वाइफ इज द एप्लीकेंट एंड हस्बैंड यानी अमित सिंह जी जो है वो को एप्लीकेंट है। देखिए अगर लेमन भाषा में बात करी जाए तो इसका आंसर हाँ है। अगर आपकी वाइफ और आपने मिलके एक घर के लिए अप्लाई किया है और मिलके उसकी लोन चुका रहे हैं, तो अपेरेंटली ये नजर आता है कि दोनों इसका फायदा ले सकते हैं। बट इसके अंदर ज्यादा जरूरी बात ये जानने की है कि क्या आपकी वाइफ वर्किंग भी है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले ही पैसा कमा रहे हैं, आप अकेले उस लोन की भरपाई कर रहे हैं और आपने सिर्फ एप्लीकेशन डालने के लिए या लोन लेने के लिए दोनों का नाम डाला है। तो इस बात से इसका बहुत फर्क पड़ेगा। अगर सिर्फ आप अर्निंग मेंबर हैं तो सेक्शन 64 इसकी मनाही करता है, सारा का सारा टैक्स, आप सारा का सारा पेमेंट आप कर रहे हैं, तो बेनिफिट भी सिर्फ आपको ही मिलेगा, दोनों को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट्स में डिफरेंस आ जाएगा। अगर को एप्लीकेंट है, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। बट अगर सिर्फ आप कमाई कर रहे हैं, आपकी वाइफ एक होम मेकर है, तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ एक आपके ही हाथ में वो बेनिफिट लिया जाएगा। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड सर कि बेसिकली दोनों अगर कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे उस होम लोन की तरफ, दोनों अपनी अपनी इनकम से, तभी दोनों फायदा ले सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल ऐसे। ओके, सो प्लीज़ अमित जी इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे एक्सपर्ट ने भी कहा है कि केवल नाम के लिए वो एप्लीकेंट हों और आप ही सारा होम लोन का पेमेंट कर रहे हो तो आपको ही सारी छूट मिलेगी। अगर आपकी वाइफ भी उस होम लोन में कंट्रीब्यूट कर रही है अपनी कमाई से, तब जाकर के आप दोनों इस छूट के हकदार होंगे। और अगर दोनों छूट लेते हैं तो ये बात कर रहे हैं सेक्शन 24 के तहत जो इंटरेस्ट पर इन्हें 2 लाख की छूट मिलेगी, तो क्या अमित जी जो है वो भी 2 लाख की छूट ले पाएंगे और उनकी वाइफ भी 2 लाख की छूट ले पाएंगी, या दोनों के बीच में दोनों को मिला के 2 लाख की छूट मिलेगी जसपाल सर? नहीं, अगर हम, जैसे मैंने बोला था कि अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और दोनों ही कमाकर उस लोन की भरपाई कर रहे हैं, तो दोनों को सेक्शन 24 का बेनिफिट अलग मिलेगा और दोनों अलग अलग 2-2 लाख रुपए की डिडक्शन ले सकते हैं जॉइंटली, कोई दिक्कत नहीं। ओके फाइन, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। इनका नाम हमें नहीं पता है, पर इनका हैंडल जो इन्होंने जिससे भेजा उसका नाम है ब्राइट जुपिटर। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर, क्योंकि इनका जो निवेश है ना, वो बता रहे कि इनकी जो एनुअल इनकम है वो है 1,20,000। ये शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या मुझे टैक्स देना होगा जबकि मैं क्रिप्टो में अभी लॉस में चल रहा हूँ? भाई क्रिप्टो में कई लोगों ने हाथ जलाए हैं। जस्ट बी केयरफुल आप अगर क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो।
अब बताइए, क्रिप्टो में लॉस चल रहा है, 1,20,000 की कमाई है, आप इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे जसपाल सर? देखिए, आपकी अगर टोटल सालाना इनकम 1,20,000 रुपए है तो ऑफ कोर्स आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स जो हैं वो हमारी 2.5 लाख रुपए की हैं। फिर हमें 5 लाख रुपए तक की ओवरऑल टैक्स की बेनिफिट की मिलता है, हमें कोई टैक्स नहीं देना होता। अब रहती है बात, जैसे कि आपने बोला कि आप क्रिप्टो में डील कर रहे हैं, तो अगर उसके अंदर आपका प्रॉफिट आता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर टैक्स देना है। बट आपकी ओवरऑल टैक्स लिमिट्स के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट इंडिविजुअली अगर देखा जाए, क्रिप्टो के ऊपर आप अर्न कर रहे हैं और उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा, बट सब्जेक्ट टू टोटल टैक्स स्लैब। तो अगर आपकी टोटल सालाना की इनकम 1,20,000 रुपए है तो अब इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। ओके, चलिए, तो आपका जो अभी जो आप इनकम दिखा रहे हैं ना, 1,20,000, तो चाहे ओल्ड रिजीम हो या न्यू टैक्स रिजीम हो, दोनों में ही आपकी जो इनकम है ना, वो एग्जाम्पशन लिमिट जो होती है उससे कम है, यानी आपकी इनकम उस लेवल तक ही नहीं पहुंच पा रही है कि आपको टैक्स देना पड़े, तो शायद आप टैक्स से सेफ हैं। अगर हम कुछ और समझ रहे हैं, क्योंकि आपने एनुअल इनकम का, आपने गेन्स की बात नहीं की है, सो इफ़ वी आर गेटिंग इट रॉन्ग देन प्लीज़ आप इसमें अपना कमेंट लिख करके हमें बता दीजिएगा, पर अभी तो आप टैक्स के दायरे में नहीं हैं। अभिजीत कुमार जी का सवाल, अभिजीत हमसे पूछ रहे हैं कि ये इंटरनेशनल इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली, क्या मुझे अपनी इक्विटी होल्डिंग्स को इनकम टैक्स रिटर्न के शेड्यूल FA, फॉरेन एसेट की बात करें, शेड्यूल FA में दिखाना ज़रूरी है? क्या ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है? अभिजीत जी का सवाल है ये, जसपाल सर। जी बिल्कुल, आपको अनिवार्य है इसको दिखाना। अगर आप एक फॉरेन एसेट के अंदर, अगर फॉरेन मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ITR 4 जो इसकी रिटर्न होती है, ITR 2 जो एप्लीकेबल आपको होएगी, उसके शेड्यूल FA में आपने बिल्कुल पर्टिकुलरली ठीक पॉइंट आउट किया है। शेड्यूल FA के अंदर आपको इसको दिखाना पड़ेगा। हमारे पास कोई भी एसेट हो जो हमें इंडिया से बाहर हम होल्ड कर रहे हैं, उसको डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। द फॉर्म मैंडेट्स इट। तो एज यू सेड कि अगर इसको दिखाना जरूरी है कि नहीं है, डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें डिक्लेयर करनी चाहिए, नहीं तो इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन मिस फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, ओके, और उसकी पेनल्टीज भी एप्लीकेबल हो सकती हैं। सो शेड्यूल FA, बिल्कुल अभिजीत आप ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं यानी आपको समझ है इस बात की, तो आपको वो शेड्यूल FA जो है भरना है, मैंडेटरी है। हम बात कर रहे थे TDS और इनकम टैक्स के बीच में क्या अंतर होता है जसपाल से। मैं ये जानना चाहूँगी कि कौन सी वो इनकम होती है जिसमें हमारा TDS कटता है, और जब हम इनकम टैक्स देते हैं तो ये ओवरऑल इनकम पर देते हैं, तो जिस इनकम पर TDS कटा है फिर उसका क्या होता है? क्या उसको क्या एडजस्ट करना चाहिए? हम एडजस्ट करेंगे, सरकार एडजस्ट करती है, कैसे काम करता है ये जो TDS के प्रावधान है वो सेक्शन 192 से लेके 197 तक एप्लीकेबल होते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो हमारी ऐसा नहीं है कि हर एक इनकम के ऊपर TDS कटता है। हमारे अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे मैंने बोला था, सेक्शन 192 से लेके सेक्शन 197 तक अलग अलग प्रोविजंस हैं जहां पे हमें टैक्स की रेट दिए हुए हैं, किस रेट पे TDS कटना है। बिगिनिंग फ्रॉम, अगर हमें सैलरी इनकम है तो सेक्शन 192 एप्लीकेबल होता है। ऐसे ही उसके अलावा, सैलरी के अलावा अगर हमारी कोई भी डिडक्शन है तो उसका पर्टिकुलरली सेक्शन है सेक्शन 194। अब विद इन सेक्शन 194 भी हमारे पास अलग अलग सब सेक्शंस आते हैं, 194A, 194C, 194D, इस तरह से काफी लंबी लिस्ट है जिसके ऊपर आपको TDS के अलग अलग रेट मिलते हैं, अलग अलग नेचर ऑफ इनकम या अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट्स के ऊपर। अब अगर सैलरी की बात करी जाए 192 के अंदर, तो रेट ऑफ TDS है एप्लीकेबल जो नॉर्मली आपको इनकम टैक्स देना होता है, वही आपका एम्प्लॉयर कंप्लीट उसकी असेसमेंट करता है और वो पूरा का पूरा टैक्स विद इन द ईयर क्लेम कर लेते हैं। अब आपके प्रियंका जी, आपके सेकंड पार्ट पे आते हैं, आपके क्वेश्चन पे, कि ये TDS जो कटता है इसकी इनकम को क्या हो। देखिए, जैसे कि हमने शुरुआत करी थी कि इनकम की रिपोर्टिंग हमें खुद करनी है, इट इज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स रेजिम। तो हमने पूरे साल की अपनी इनकम खुद कंप्यूट करनी है, और जब इसका टाइम आता है जुलाई ऑफ द फॉलोइंग ईयर, वहां पे हमने इसको रिटर्न फाइल करनी होती है। रिटर्न के अंदर हम अपनी पूरी इनकम, चाहे वो सैलरी से हो, चाहे वो मैं बैंक इंटरेस्ट से हो, या कोई और इनकम जो हमने अर्न करी है, उसको हम रिपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ हमारा जो साथ में TDS कटा था एट सोर्स, उसको भी हम क्लेम ले लेंगे आउट ऑफ आवर टोटल टैक्स। तो हमें
अलग से टैक्स नहीं पे करना है। हमारा टोटल टैक्स जो इनकम के ऊपर बनेगा हमें वही देना है। चाहे अगर उसमें से हमारा टीडीएस कट गया है तो हम उसे उसका डिडक्शन ले लेंगे और सिर्फ ओके, बैलेंस टैक्स ही पे करेंगे। ठीक है। और अगर बाई चांस आपका टीडीएस ज्यादा कट गया है आपकी इनकम से, तो आपको रिफंड के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अपना रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो प्लस और माइनस होगा वो आपको जो है, या तो आपको अगर ज़्यादा देना होगा तो ज़्यादा देंगे, और अगर आपसे ज़्यादा ले लिया गया होगा तो फिर आप रिफंड के हकदार हो जाएंगे। जसपाल सर, वैसे क्या जैसे इनकम टैक्स में तो अलग अलग रेट्स हैं, स्लैब्स के मुताबिक रेट्स होते हैं, क्या टीडीएस के भी रेट्स होते हैं क्या? अलग अलग पेमेंट पर टीडीएस अलग अलग वसूला जाता है? जी बिल्कुल। जैसे मैंने बोला था कि सेक्शन 192 से 194 और बाकी सेक्शन भी एप्लीकेबल हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल दे दूंगा, सारे ऑफ कोर्स नहीं दे पाऊंगा बिकॉज बहुत लंबी लिस्ट होती है। जो जनरली एक जनरल पब्लिक को लगते हैं, मैं तीन चार वो बता देता हूँ। सेक्शन 192 के अंदर आता है सैलरी इनकम के ऊपर। तो सैलरी अगर कोई अर्न कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर को कंप्लीट जितना टीडीएस हमारा बनता है उसको अप्लाई करना है एट द रेट्स एप्लीकेबल, एट स्लैब्स एप्लीकेबल। दूसरा एक कॉमनली इंटरेस्ट हमें लगता है, और टीडीएस जो लगता है वो लगता है बैंक के ऊपर। अगर हम एफडी कराते हैं और उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो उसके ऊपर हमारा टीडीएस 10% कटता है। इसी तरह से कोई रेंटल इनकम हमें आती है, उसके ऊपर भी हमारा रेंट जो है 10% का होता है। तो ये अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग सेक्शंस के अंदर दिए गए हैं जहां पे ये रेट्स स्पेसिफाई किए गए हैं। और उसी रेट्स के ऊपर जो पेयर होता है, जो डिडक्टर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस रेट्स पे आपका टीडीएस काट के आपको पेमेंट करे। ओके, सो डिडक्टर के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो सही रेट पर आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना होगा। डिडक्टर और डिडक्टी, यानी डिडक्टी मैं और आप जिनका टीडीएस करता है, इस पर हम थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक हम दर्शक का सवाल लेना चाहेंगे जसपाल सर। ये ईश्वर भटोतिया जी का सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि एनपीएस टियर 2 से जब वो रिडीम करेंगे तो उस पर इनकम टैक्स कैसे लगता है? देखिए, एनपीएस होता है नेशनल पेंशन स्कीम। तो राइट। पेंशन फंड से जब भी हम पैसा विड्रॉ करते हैं, अगर हमने इसका बेनिफिट, इसका डिडक्शन अपनी एटीसी चैप्टर 6 के अंदर, जैसे हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो अपने अगर उसकी डिडक्शन क्लेम करी है तो इसकी जो पेंशन हमें आएगी तो उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल लगता है। इट इज अ टैक्सेबल विड्रॉल। और इसके ऊपर टीडीएस भी एप्लीकेबल है सेक्शन 194 डी के अंदर। तो जो भी हमें इसके ऊपर पेंशन आएगी उसके ऊपर टैक्स टीडीएस भी कटेगा और हमारा टैक्सेबल इनकम भी में ऐड भी ये होगा। ओके, सो टीडीएस भी कटेगा और ये आपकी इनकम में भी जुड़ जाएगी ये रकम, और फिर आप अपने इनकम स्लैब के हिसाब से आपको उस पर टैक्स देना होगा। अगर जसपाल से किसी व्यक्ति का टीडीएस अगर डिडक्ट जब होता है तो क्या उसकी क्या कंसोलिडेटेड डिटेल इस इंडिविजुअल टैक्स पेयर को कहीं से मिल सकती है? जी, जो भी हमारा टीडीएस कटता है इसकी एक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। हमें पॉपुलरली उसको हम 26 AS के नाम से जानते हैं। जो भी हमें डिडक्टर टीडीएस काटता है हमारी जिस भी इनकम के ऊपर, वो सारी की सारी इस फॉर्म के अंदर रिपोर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि डिडक्टर इसकी रिपोर्टिंग करता है। इसके अलावा एक और फॉर्म अब नया आ गया है, 2 साल से गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा एक्सपैंड किया है, जो कि एक फॉर्म है, फॉर्म AIS। उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि किसने किसने आपका टीडीएस काटा है, किस रेट पे काटा है और कितना जमा करा। और अगर इन फॉर्म में मुझे लगे कि जो टीडीएस में कोई मिस्टेक मुझे नज़र आ रही हो, कुछ मिसमैच लग रहा हो, चाहे 26 AS हो या फिर AIS हो, तो फिर इसे कैसे ठीक कराया जा सकता है? देखिए, AIS इंफॉर्मेशन जो है वो एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है। मैं बता दूं आप दर्शकों को कि फॉर्म 26 AS बहुत जल्दी विड्रॉ हो जाएगा। उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने थोड़ा कम एप्लीकेबल करना शुरू कर दिया है। फॉर्म AIS जो है वो अब आगे कंसोलिडेटेड फॉर्म बनेगा। अगर उसके अंदर आपकी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको लगता है कि ये मिस इंफॉर्मेशन है और वो आपकी इनकम नहीं है, या आपने एक्सेस उसके अंदर दिखाया गया है, तो गवर्नमेंट ने इसकी भी फैसिलिटी बनाई है। आप अपने जो इनकम टैक्स का लॉगिन होता है, पोर्टल होता है, डैशबोर्ड होता है, वहां पे जाके AIS फॉर्म एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई अगर रिपोर्टिंग करनी है आपको, कि अगर इसके अंदर इंफॉर्मेशन गलत है तो आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करने के अलग अलग आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं कि ये आप बता सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन अधूरी सच है या बिल्कुल ठीक नहीं है, या अगर
आप मान लीजिए जैसे जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि वाइफ के साथ हमारी जॉइंट एफडी है और सिर्फ आपके पैन नंबर के अंदर ये रिपोर्ट हो गई है, आपके एआईएस फॉर्म के अंदर रिपोर्ट हो गई है, तो हम वहां पे जाके ये भी लिख सकते हैं कि हमारी ये किसी और के साथ इनकम हम शेयर कर रहे हैं, ये टीडीएस आधा उनका है। तो ये सारी ऑप्शंस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हुई हैं और आप अपने पोर्टल पे जाके इसको ठीक कर सकते हैं।